हेलो फ्रेंड्स, कैसा है सब आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब घर पे ही रह रहे होंगे और खुद की देखभाल भी कर रहे होंगे। अभी इस समय मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि है गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। अभी हम अगर देखें तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है उसमें। तो ऐसे केसेस में हमको अल्टरनेटिव वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड प्राइजेस के बारे में हम क्या कह सकते हैं या फ्यूचर ऑफ गोल्ड प्राइजेस क्या रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें हमको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो हमारा ऑब्वियसली एक ही मोटिव होगा कि हमको उसमें से प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए गोल्ड के प्राइसेस ऑब्वियसली जब हम पोजीशन लेंगे या जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हमको चाहिए कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाए। तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गोल्ड के प्राइसेस को अफेक्ट क्या चीज करती है। तो एक अपना इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल थंब रूल है डिमांड और सप्लाई का, जो प्राइस डिसाइड करता है। डिमांड अगर ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि डिमांड ऊपर जा रही है, सप्लाई नीचे जा रहा है, तो नीचे देखिए प्राइस भी वो चीज की बढ़ रही है। तो इससे तो एक बात अभी हमको क्लियर हो चुकी है कि अगर हम चाह रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़े तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़नी चाहिए। तो गोल्ड की डिमांड जब ज्यादा रहेंगी उसी समय में अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में हमको अच्छे रिटर्न्स मिले। बट अभी ठीक है, हमको ये तो पता चल गया कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। तो अभी हमको ऐसे चीजें देखनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, और हमको ये भी अनुमान लगाना पड़ेगा कि वो जो चीजें हैं जिससे डिमांड बढ़ती है, ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में होने के चांसेस है या नहीं। तभी जाके हमारे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं डिमांड कौन से टाइप्स की है और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये डिमांड बढ़ेगी या नहीं। ओके, तो सबसे पहले जनरल डिमांड। ओके, जो नॉर्मली गोल्ड की डिमांड चलती है। तो आप इमेज में एक तरफ देख रहे होंगे कि शादी हो रही है, तो हम जनरली शादियों के लिए या त्योहारों के लिए या घर पे कोई भी फंक्शन वगैरह रहेंगे तब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या गोल्ड परचेस करते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह परचेस करते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो है दो शादी नहीं है, त्योहार वगैरह नहीं है, बट स्टिल एज अ इन्वेस्टमेंट बोल के गोल्ड में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। बट आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो जनरल डिमांड है ना कहीं ना कहीं सप्लाई जितनी ही रहती है। ठीक है, जितनी ये जनरल डिमांड रहती है उतना सप्लाई मार्केट में अवेलेबल रहता है गोल्ड का। तो इसके वजह से प्राइजेस में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। प्राइजेस में चेंजेस लाती है ये हमारी इन्फ्लुएंस्ड डिमांड। तो हमको अभी ये देखना है कि ये इन्फ्लुएंस डिमांड कौन से चीजों की वजह से आ सकती है। तो अभी सबसे पहले आप इमेजेस में जैसे देख रहे होंगे कि वॉर लाइक सिचुएशन या फिर एक्चुअल में कोई वॉर हो रहा होगा तो। और ये चीज हिस्ट्री में भी साबित हो चुकी है, और हम देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, तो हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब गोल्ड के प्राइजेस बढ़ चुके थे। अभी ऐसा क्यों होता है, बट वॉर और गोल्ड प्राइजेस का क्या रिलेशन। तो देखिए कैसा होता है कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होते हैं, एक तो बैंक के पास लोग ज्यादा पैसा रखते नहीं है, पैसा निकाल लेते क्योंकि उनको पता है कि अभी आगे चल के सब बंद होने वाला है। तो लोग अपने एसेंशियल चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं और पूरा पैसा अपने पास निकाल लेते हैं। तो बैंक अट्रैक्टिव रिटर्न्स देने के पोजीशन में नहीं रहता है। फिर बाद में जब ऑयल के प्राइसेस भी इसके वजह से बढ़ते हैं, वॉर की वजह से ऑयल कंजम्पशन ज्यादा होता है, ऑयल की सप्लाई भी हैम्पर होती है, तो इसके वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। और जब ऑयल के प्राइसेस एक बार बढ़ जाते हैं तो कंपनीज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका बुरा इंपैक्ट आता है। और एक बार इंडस्ट्रीज के ऊपर बुरा इंपैक्ट आ गया तो स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाता है। और जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं कि यार कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसे समय में गोल्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखता है, क्योंकि गोल्ड अगर फिजिकल गोल्ड हम खरीद के अपने पास रख लेंगे तो अपने पास वो गोल्ड लंबे समय तक रहेगा। और जब वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर खत्म हो जाएगा और फिर बाद में जब हम उसको बेच सकेंगे तो ऑब्वियसली हमको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके लिए लोग गोल्ड लेने के पीछे भागते हैं। अगर आप 1900 से भी गोल्ड का चार्ट एनालिसिस करोगे तो जिस दौर में वर्ल्ड वॉर हुए थे उस टाइम आपको गोल्ड के प्राइसेस में हाई जंप देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट इन्फ्लुएंस डिमांड होती है ऑयल प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, अभी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े। अभी कुछ भी हो सकता है, समझो कौन सी तो भी रिफाइनरी बंद हो गई या फिर कौन सा वेल खत्म हो गया या कौन से भी रीजन की वजह से सप्लाई में शॉर्टेज आया, तो ऐसे केसेस में ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है और ऑयल का सप्लाई घट जाता है, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। और ऑयल के प्राइसेस एक बार बढ़ गए तो इंडस्ट्रीज को नुकसान झेलना पड़ता है। अगेन इसका इंपैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर आता है, और सिमिलर फैशन में जैसे हमने पीछे डिस्कस किया उसी प्रकार से लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट देखते हैं और गोल्ड उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो वो केस में भी गोल्ड में डिमांड बढ़ सकती है। अभी जनरल डिमांड तो रहती ही है, उतने लेवल का सप्लाई भी रहता है, बट हम ये इन्फ्लुएंस डिमांड देख रहे हैं कि कौन से चीजों की वजह से गोल्ड में डिमांड इन्फ्लुएंस होती है और सप्लाई से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस डिमांड इज स्टॉक मार्केट गिर जाना।
ठीक है, अभी हमने वॉर में भी देखा स्टॉक मार्केट गिरता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी स्टॉक मार्केट गिरता है, बट ये दो चीजों से भी स्टॉक मार्केट नहीं गिरता। स्टॉक मार्केट गिरने के पीछे बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। अभी जैसे 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, तब पूरे स्टॉक मार्केट नीचे चल रहे थे, तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हो कि लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर किया, और तभी भी गोल्ड के प्राइसेस में अच्छा खासा जंप हुआ। जब लेहमैन ब्रदर्स हुआ तभी भी मार्केट क्रैश हुआ। तो जब भी कोई बैंक सफर करती है या फिर इंडस्ट्रीज में कैसे क्राइसिस आते हैं, अभी भी हमारा दौर रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिसेशन था, अभी कोरोना की वजह से तो पूरा लॉकडाउन ही है, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, तो इसके वजह से भी प्राइसेस बढ़ती है। तो स्टॉक मार्केट और गोल्ड में हम बोल सकते हैं एक प्रकार का इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। ओके, तो जब स्टॉक मार्केट करेक्ट हो जाएगा, वापस हाई रिटर्न्स देना शुरू होगा, तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड में डाइवेस्ट करके, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट कम करके अगेन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभी डॉलर डिवैल्यूएशन, अभी तक जो हमने देखा उसमें हिस्ट्री का कहीं ना कहीं रेफरेंस था, बट ये डॉलर डिवैल्यूएशन जो है, ये पॉइंट में हिस्ट्री से कोई रेलेवेंस नहीं है, ये हम अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और ये जस्ट हमारा एस्टिमेट है, हम बोल नहीं सकते कि ऐसा पक्का होगा, ठीक है। अभी डॉलर का रेलेवेंस इसलिए आया क्योंकि सबको पता है कि यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस है, ओके, उनका ट्रेड वॉर तो चल रहा ही है, और ट्रंप जी जो है वो आए दिन चाइना को धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। तो और हमको ये भी पता है कि चाइना का एम है आने वाले सालों में उसको सुपर पावर बोल के उभरना है, और ऑब्वियसली उसको अगर सुपर पावर बोल के उभरना है तो अपनी जो करेंसी है चाइनीज युआन, वो भी उसको प्रमोट करेगा। तो अभी बीच में ऐसे न्यूज़ेस भी आए थे कि चाइना ने डॉलर का मार्केट खत्म कर दिया है, तो वो युआन को प्रेफर कर रहा है, चाइनीज युआन को प्रेफर कर रहा है, डॉलर लेना मतलब डॉलर में ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में अलाउ नहीं कर रहा है, एंड सो, ठीक है। बट कई दावे ये भी है कि वो न्यूज़ फेक भी हो सकती है, एंड सो बोल नहीं सकते। बट अगर चाइना को सुपर पावर बनना है, और अभी हम देख भी सकते हैं कि कोरोना की वजह से यूएस की इकोनॉमी पूरी गिरी हुई है, और चाइना ये कोरोना से बाहर भी आ चुका है, और उसने अपना प्रोडक्शन वगैरह भी शुरू किया है, अपने इकोनॉमी को उसने ऊपर लाना भी शुरू कर दिया है। तो मान लो अगर ऐसा होता है कि आने वाले समय में चाइना यूएस के बराबर आ जाता है, या यूएस से भी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, सुपर पावर बन जाता है, तो उससे डॉलर के वैल्यू को बहुत अफेक्ट हो सकता है। बट डॉलर का वैल्यू अगर अफेक्ट हो गया, डॉलर अगर डाउनग्रेड हो गया, तो इसका गोल्ड से क्या लेना देना। तो अभी देखिए, हमारे इंडिया की फेडरल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे हर एक कंट्री की कोई ना कोई फेडरल बैंक या रिजर्व बैंक रहती ही है। अभी ये रिजर्व बैंक जो है ना, जितना मनी उनके इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, उसका कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट बोल के रखते हैं। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये तो इधर गोल्ड में होता है, या फिर सिल्वर में होता है, या फिर ऐसे जो हाईली ट्रांजैक्टेड करेंसीज है उनमें होता है, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड, ये बहुत हाईली ट्रांजैक्टेड करेंसीज है, तो ऐसे फॉर्मेट में भी वो अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। मान लेते हैं अगर चाइना अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है, और वो उसकी वजह से डॉलर डिवैल्यू होता है, तो ये रिजर्व बैंक और फेडरल बैंक सारे वर्ल्ड की क्या करेंगे, तो डॉलर में से अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड या सिल्वर की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक फ्यूचर का अनुमान है कि अगर डॉलर डाउनग्रेड होता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, ये रिजर्व बैंकों की तरफ से। तो इससे गोल्ड की डिमांड में बहुत बड़ा उछाल आएगा, और हमको देखने को मिल सकता है कि प्राइसेस भी बहुत बढ़ सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट रीजन इज गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के पीछे ये है कि गोल्ड इज अ फाइनाइट रिसोर्स, ठीक है। गोल्ड कभी ना कभी अर्थ पे खत्म हो जाएगा, उसके माइंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट हमने जनरल डिमांड तो देखी है, जो शादियों में वगैरह गोल्ड लगता है, जो इन्वेस्टमेंट बोल के लगता है, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो मान लीजिए इन्फ्लुएंस डिमांड नहीं भी है, बट स्टिल इन अ वेरी लॉन्ग रन, जब गोल्ड के रिजर्व पूरे खत्म हो जाएंगे, स्टिल गोल्ड की वहां पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो गोल्ड सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रहेगी, तो उस केस में भी गोल्ड के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, ओके। तो अभी हम गोल्ड के रेट क्या क्या रह सकते हैं वो तो हमने देख लिया, तो उसको एक कंक्लूडिंग पार्ट पे लाते हैं। वॉर वॉर तो अभी होगा ऐसा लगता तो नहीं है, बट ट्रेड वॉर चाइना और यूएस के बीच में जरूर चल रहा है, ठीक है। ऑयल प्राइसेस का क्या इंपैक्ट रहता है वो हमने देखा। देन हमने देखा कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो अगर नीचे जाता है तो गोल्ड का भाव ऊपर जाने के चांसेस है, ठीक है। और गोल्ड एक फाइनाइट रिसोर्स है, तो उसकी डिमांड तो कभी खत्म नहीं होगी, बट हाँ आगे चल के सप्लाई खत्म हो सकता है, तो उसकी वजह से उसके रेट्स जो है वो बढ़ेंगे। तो कंक्लूडिंग पॉइंट अगर लूँ तो मैं जरूर ये बोलूंगा कि गोल्ड का मार्केट फिलहाल तो भी बुलिश है, तो आप बिंदास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री का भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है, और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का भी अनुमान लगाया गया है। ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर रहेंगे उनसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा इस बारे में। फिर हम आते हैं गोल्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर। बाद में हम ये भी देखेंगे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्यों लगते हैं या ऑप्शंस क्यों है, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है गोल्ड के अल्टरनेटिव। अभी गोल्ड के अल्टरनेटिव मतलब हम ये नहीं कर रहे कि गोल्ड छोड़ के किसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे, बट बिना फिजिकल गोल्ड बाय करें, तो वो कैसा कर सकते हैं वो देखते हैं। फिर
अभी है गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। मतलब कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और गोल्ड ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं या फिर गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, और फिर गोल्ड जैसा बढ़ता है वैसे अपने फंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स को उसका रिटर्न देते हैं। नेक्स्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसका इशू सेंट्रल गवर्नमेंट हर 2 से 3 महीने में लाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप पर ग्राम के रेट के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जितना इन्वेस्ट करोगे गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट वो कैलकुलेशन रहता है, बट उसका पे आउट 6 मंथली होता है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। ओके, और आपको गोल्ड का जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन रहेगा वो बॉन्ड्स बेचने के बाद आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। फिर उसके बाद है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कैसा, तो आप बिना गोल्ड की डिलीवरी लिए, बिना गोल्ड फिजिकली बाय किए गोल्ड में पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, कि मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टाइप कि आप 6 महीने बाद इतना क्वांटिटी का गोल्ड इतने रेट में बाय करोगे, फिर 6 महीने बाद जो भी रेट रहता है, अगर आपको लॉस हुआ तो बस लॉस पे कर दो, अगर प्रॉफिट हुआ तो बस सामने वाले से प्रॉफिट ले लो। ठीक है, ऐसे टाइप के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसमें आपको एक्चुअल डिलीवरी तो नहीं लेना है, बट बस आपको जो भी रेट रहेगा उसका अनुमान लगाना है, और उस हिसाब से आप प्रॉफिट लॉस सेटल कर सकते हो बिना एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी लिए। तो आपके गोल्ड के भाव बढ़ने से भी और गोल्ड का भाव कम होने से भी आप इसमें से पैसे, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में से पैसे कमा सकते हो। ये तीनों चीजें बहुत नोटवर्दी है। तो अब हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्यों है गोल्ड के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, जब आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो तो इसका सिक्योरिटी का खतरा हमेशा रहता है। हमेशा आपको ये डर रह सकता है कि ये गोल्ड कहीं ना कहीं चोरी ना हो जाए। ठीक है, बट वेराज अगर आप वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको फिजिकल गोल्ड तो आपके हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, पूरा पेपरलेस इन्वेस्टमेंट रहता है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी आपका एक पेपर ही रहता है, तो वो पेपर भी गुम हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट उससे बर्बाद नहीं होती। बट मान लो अगर आपका फिजिकल गोल्ड चोरी हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा पैसा, हार्ड अर्न मनी आपका डूब सकता है। ठीक है, मान लो, चलो आजकल तो बैंक लॉकर्स भी आ गए, बट बैंक लॉकर्स के लिए भी आपको खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैं आज अगर 2000 का सोना लेता हूँ, 2000 का सोना मैं फिजिकल वे में भी रहता हूँ, 2000 का पैसा मैं समझो 2000 का सोना मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बाय करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स लेता हूँ जो गोल्ड में आके इन्वेस्ट करने वाले। ठीक है, मैं ये 2000 का सोना बैंक लॉकर में रखता हूँ, मेरे को बैंक 200 रुपए साल का रेंट चार्ज करती है। वापस बाद में समझो रेट हो जाता है 3000 रुपए एक साल बाद, तो मेरे को नेट प्रॉफिट बस 800 का ही हुआ फिजिकल के केस में। बट वेराज जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, मेरे को म्यूचुअल फंड कंपनी पूरे के पूरे 3000 दे देगी, तो मेरे को यहाँ पे पूरा प्रॉफिट मिलता है 1000 रुपए का। तो यहाँ पे मेरे रिटर्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि जो भी ज्वेलर से आप गोल्ड लेते हो या ऑर्नामेंट्स वगैरह परचेस करते हो, वो हमेशा गोल्ड मेकिंग चार्जेस लगाता है। तो आपको गोल्ड का जो करंट रेट है वो तो आपको देना ही पड़ता है, बट साथ ही साथ आपको गोल्ड मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और ये गोल्ड मेकिंग चार्जेस जो है वो ऑन एन एवरेज 15 to 20% हर ज्वेलर लगाता है। तो इसके वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड ना लेते हुए मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं लेते हो तो आपको ये गोल्ड मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो आपको जीएसटी लगता है 3% के हिसाब से, और कस्टम्स ड्यूटी लगती है 12.5% के हिसाब से। अगेन ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गोल्ड का फिजिकल परचेज जो है उसको डिस्करेज करना चाहता है। फिजिकल परचेज को डिस्करेज क्यों करना चाहता है, तो देखिए हमारे इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा गोल्ड इंपोर्ट करने के ऊपर खर्चा हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको फॉरेन इकोनॉमी को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट भी आपसे ये चाहती है कि आप कम से कम फिजिकल गोल्ड बाय करो। अगर आप ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट का गोल्ड इंपोर्ट करने का खर्चा कम हो जाएगा। तो अगर आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करो तो आप एक प्रकार से इकोनॉमी की मदद ही कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके लिए गोल्ड मेकिंग चार्जेस बचा रहे हो, सिक्योरिटी के चार्जेस बचा रहे हो, जीएसटी का खर्चा बचा रहे हो, और कस्टम ड्यूटी का खर्चा भी बचा रहे हो। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो पिछले स्लाइड में जो 3 ऑप्शंस दिए थे उसमें इन्वेस्ट करना ही बेनिफिशियल रहेगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और आपको ये एक्स्ट्रा के चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगेन कंक्लूडिंग पॉइंट मैं आपको वापस बता देता हूँ कि गोल्ड को लेके हमारा व्यू तो भी बुलिश है। ओके, ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में गोल्ड का रेट जरूर बढ़ेगा, बट स्टिल आप आपके पोर्टफोलियो मैनेजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।